हेलो एवरीवन। आज की अपनी क्लास होगी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में। आज का अपना टॉपिक है अम्ल, क्षार और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट। देखिए अम्ल क्या होते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। ये नीले लिटमस पत्थर को लाल कर देते हैं। जैसे अपना टार्ट्रिक अम्ल जो कि इमली में होता है, सिट्रिक अम्ल संतरे में होता है। ये सारे पदार्थ खट्टे होते हैं। दही में लैक्टिक अम्ल होता है तो दही भी खट्टा होता है स्वाद में। इसके अलावा एसिटिक अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल सबसे पहले सिरके में घुसा गया था, इसलिए एसिटिक अम्ल कहलाता है ये। तो ये अम्ल जो होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। क्षार क्या होते हैं? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। ये नीले को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। जब इन दोनों की आपस में क्रिया होती है, अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो हमेशा लवण और जल का निर्माण होता है। तो ये होते हैं लवण। जैसे अम्ल की बात करें, अम्ल होता है अपना पेट जो होता है जठर, इसमें भी एक एसिड का निर्माण होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इनको जब आपस में मिलाया जाता है तो ये आपस में क्रिया करके बनाते हैं लवण NaCl और H2O। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी अम्ल और क्षार आपस में मिलाए जाते हैं तो हमेशा और हमेशा क्या बनेगा? लवण और जल ही बनेगा। क्या बनेगा? लवण और जल। तो ये है एसिड अम्ल, ये है बेस और ये है साल्ट लवण। क्या बन गए? लवण बन गए, साल्ट बन गए। देखिए ये अम्ल जो होते हैं इनकी जब किसी सक्रिय धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो ये हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर किसी क्षार की भी सक्रिय धातु जो अत्यधिक क्रियाशील हो उसके साथ यदि हम अभिक्रिया करवाएं तब भी क्या उत्पन्न होती है? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। इसके अलावा देखिए अम्ल जो होते हैं ये नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं और ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं। अब अम्ल और क्षार हैं, इनको परिभाषित करने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अलग अलग परिभाषाएं दी गई। इनको समझाने के लिए अपनी अपनी संकल्पनाएं दी गई। उन संकल्पनाओं में सबसे पहले जो संकल्पना दी गई थी वो संकल्पना है वैज्ञानिक आर्हेनियस की संकल्पना। तो अब हम बात करते हैं आर्हेनियस संकल्पना के बारे में। आर्हेनियस संकल्पना देखिए आर्हेनियस संकल्पना क्या होती है? इस संकल्पना के अनुसार वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं और वे सभी पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। कहने का मतलब है जलीय विलयन में H+ आयन देने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल। दूसरे जलीय विलयन में
OH माइनस आयन देने वाले सभी पदार्थ क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे अपन बात करें HCl की, तो HCl है, ये जलीय विलयन में जब होगा तो यहाँ क्या लिख देंगे हम? AQ होता है एक्वस, एक्वस का मतलब होता है जलीय। तो जलीय विलयन में HCl है, ये टूट जाएगा H+ और Cl माइनस में। तो HCl है वो जलीय विलयन में क्या दे रहा है? H+ आयन दे रहा है। तो जो H+ आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। इसी प्रकार से देखिए H2SO4 एक्वस, तो H2SO4 है, ये भी जलीय विलयन में क्या करेगा? जलीय विलयन में H+ आयन और SO4 2- आयन देता है। तो ये भी क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। इसी प्रकार से HNO3 नाइट्रिक अम्ल जो होता है, ये भी जलीय विलयन में क्या देगा? H+ आयन और NO3- आयन देता है। तो ये भी क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए एसिटिक अम्ल CH3COOH, ये भी जलीय विलयन में वियोजित होकर CO3CO- और H+ आयन देता है। तो ये क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। तो ये तो सारे के सारे पदार्थ क्या थे? अम्ल थे। अब हम बात करते हैं कि क्षार। तो आर्यनीय संकल्पना के अनुसार क्षार क्या होते हैं? जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। जैसे NaOH, तो NaOH है वो जलीय विलयन में टूट जाएगा किसमें? Na+ प्लस OH- में। तो ये क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस, ये भी जलीय विलयन में टूट जाएगा किसमें? Mg2+ प्लस 2OH- में। तो ये भी क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। तो जलीय विलयन में वे सभी पदार्थ जो OH- आयन देते हैं क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। याद रखिएगा, H+ आयन देने वाले अम्ल कहलाते हैं और OH- आयन देने वाले क्षार कहलाते हैं। किस संकल्पना के अनुसार कहलाते हैं? आर्यनीय संकल्पना के अनुसार कहलाते हैं। तो ये सारे के सारे पदार्थ हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? क्षार की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। देखिए OH- आयन, OH- आयन, OH- आयन। तो OH- आयन देने वाले सारे के सारे क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। तो ये थी अपनी आर्यनीय से संकल्पना। अब देखिए जलीय विलयन में इन अम्ल और क्षारों का जो आयनन है, वियोजन है, वो समान रूप से नहीं होता है। कुछ से अम्ल ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में पूरे के पूरे आयनित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, जबकि कुछ अम्ल ऐसे होते हैं वो पूरी की पूरी मात्रा उनकी वियोजित नहीं हो पाती है। तो इस आधार पर ये अम्ल और क्षार हैं वो दो प्रकार के हो जाते हैं। अम्ल भी दो प्रकार के और क्षार भी दो प्रकार के। तो कौन से दो प्रकार? एक तो हो जाते हैं अपने प्रबल अम्ल और एक होते हैं दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल और दूसरे दुर्बल अम्ल। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड या प्रबल अम्ल क्या होते हैं? ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन हो जाता है, पूरी की पूरी मात्रा वियोजित हो जाती है आयनों में, वो सारे के सारे अम्ल क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ऐसे अम्ल जिनकी पूरी की पूरी मात्रा जलीय विलयन में वियोजित नहीं हो पाती है, कुछ मात्रा बची रह जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे प्रबल अम्ल होता है अपना HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, HNO3। तो ये सारे के सारे किस श्रेणी में आते हैं? प्रबल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में आते हैं? प्रबल अम्ल की श्रेणी में। इन एग्जांपल्स को रट लेना है अपने को।
क्या कर लेना है, रट लेना है, क्योंकि इन एग्जाम्पल से फिर आगे पीएच स्केल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन अम्ल और क्षारों के आपस में मिलाने पर जो विलयन बनते हैं, लवण और जल का विलयन, उन विलयनों की पीएच पूछी जाती है। तो ये अगर अपने को पता है कि अम्ल मिलाने वाले अम्ल और क्षार प्रबल है या दुर्बल है या दोनों ही प्रबल है, तो उस आधार पर विलयन की प्रकृति का निर्धारण होता है कि वो उदासीन है या अम्लीय है या क्षारीय है। तो इन प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल जो है इनको अपने को क्या कर लेना है, याद कर लेना है। तो प्रबल अम्ल में क्या है, HCl, H2SO4 और HNO3, ये क्या होते हैं, ये जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं, जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनन नहीं हो पाता है। जैसे अपन बात करें एसिटिक अम्ल की, CH3COH, तो CH3COH है वो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से एसीटेट आयन और H+ आयन में वियोजित नहीं होता है, ये किस श्रेणी में आता है, दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आता है। देखो वीक एसिड की जहां भी बात होती है सबसे पहले याद किया जाता है किसको, एसिटिक अम्ल को याद किया जाता है। और भी खूब सारे अम्ल होते हैं, लेकिन ये एग्जांपल बार-बार काम में आएगा आपके, एसिटिक अम्ल CH3COH याद रखिएगा। फिर अगर बात करते हैं क्षार, तो क्षार भी दो प्रकार के होते हैं, कौन से, प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार और दूसरे दुर्बल क्षार। तो वही सेम, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, प्रबल क्षार, और वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं, क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार की श्रेणी में आता है अपना NaOH, KOH, ये सारे के सारे, और दुर्बल क्षार की श्रेणी में आता है अपना MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। प्रबल क्षार खूब सारे हैं, लेकिन दुर्बल क्षार ये आपको ध्यान में रखने हैं, ये अपना कहलाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, और ये पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नाम है इसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो एसिडिटी के समय प्रयोग में लिया जाता है। तो ये थे अपने प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। तो सबसे पहली जो अपनी संकल्पना थी वो संकल्पना थी आर्यनीय संकल्पना। अब अपन बात करते हैं ब्रोंस्टेन-लोरी संकल्पना। दूसरी अपनी संकल्पना है अम्ल और क्षार को परिभाषित करने के लिए ब्रोंस्टेन लोरी संकल्पना। देखिए ये क्या है, ब्रोंस्टेन और लोरी दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया कि प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाते हैं और प्रोटॉन ग्राही क्षार कहलाते हैं। इस संकल्पना के अनुसार देखिए, प्रोटॉन दाता क्या होते हैं, अम्ल। प्रोटॉन ग्राही तो प्रोटॉन ग्राही क्या होते हैं, क्षार होते हैं। क्या होते हैं, क्षार होते हैं। तो देखो आर्यनीय अवधारणा में क्या था कि जलीय विलयन में H+ आयन और OH- आयन देने वाले ही अम्ल और क्षार की श्रेणी में आते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो अम्ल और क्षार की भांति तो व्यवहार करते हैं, लेकिन वो H+ आयन और OH- आयन नहीं डोनेट करते हैं। तो उन अम्ल और क्षारों को परिभाषित करने के लिए ब्रोंस्टेन और लोरी द्वारा अपनी संकल्पना दी गई, और इस संकल्पना में जो जलीय विलयन है उसकी आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटॉन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे H2O प्लस NH3 बन क्या करेगा, NH4 प्लस OH माइनस। तो देखिए ये H2O है अपना H+ आयन किसको दे देगा,
NH3 को दे देगा, तो NH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा NH4 प्लस में, और यहाँ क्या बचेगा OH माइनस आयन। तो ये क्या है, ये प्रोटॉन दाता है और ये प्रोटॉन है ग्राही। तो प्रोटॉन देने वाला अम्ल है, तो ये किस श्रेणी में है, अम्ल की श्रेणी में है। और NH3 ये किस श्रेणी में है, ये क्षार यानी कि बेस, ये क्या है बेस। अब देखो ये एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो गया OH माइनस में, ये बेस है वो किस में बदल गया NH4 प्लस में। अब देखिए यहाँ ये H प्लस आयन दे सकता है, ये OH माइनस आयन ग्रहण कर सकता है, तो ये H प्लस आयन दे सकता है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एसिड, और ये अब क्या बन गया बेस। तो देखो जो बेस था वो एसिड में कन्वर्ट हो गया, और जो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो गया बेस में। तो ये क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के संयुग्मित अम्ल क्षार। क्या कहलाते हैं, संयुग्मित अम्ल क्षार। तो ये एसिड है, इस एसिड का ये कॉन्जुगेटेड बेस है, ये क्या है कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मित अम्ल। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संयुग्मित क्षार। और ये क्या कहलाएगा संयुग्मित अम्ल, क्या कहलाएगा संयुग्मित अम्ल। ठीक है, तो ब्रोंस्टेड क्लोरीन संकल्पना में आपने को ये भी ध्यान रखना है कि संयुग्मित क्षार और संयुग्मित अम्ल भी क्या होते हैं। तो देखो एसिड है, एसिड का जो क्षार होता है वो संयुग्मित क्षार होता है, और बेस का जो एसिड होता है वो क्या होता है संयुग्मित अम्ल होता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए HCl प्लस H2, HCl प्लस H2O। तो देखो HCl अब प्रोटॉन देगा और H2O यहाँ प्रोटॉन ग्रहण करेगा, तो बन क्या जाएगा देखो H3O प्लस प्लस Cl माइनस। तो ये क्या था अपना, ये अम्ल था, और अब ये क्या बन गया, ये बन गया क्षार। तो देखो अम्ल कन्वर्ट हो गया Cl माइनस में, और क्षार कन्वर्ट हो गया H3O प्लस में। अब ये क्या बन गया, ये बन गया संयुग्मित अम्ल, और ये बन गया संयुग्मित क्षार। संयुग्मित एसिड, और ये है संयुग्मित क्षार। ठीक है, तो ये थी अपनी ब्रोंस्टेड क्लोरीन संकल्पना। अब अपन बात करते हैं अगली लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। अगली अपनी संकल्पना है लुईस अम्ल क्षार अवधारणा। देखिए लुईस अम्ल क्षार अवधारणा क्या होती है। लुईस अम्ल क्षार अवधारणा के अनुसार वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और वे सभी पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जैसे NH3 प्लस BH3। देखो NH3 के पास क्या है लोन पेयर, और BH3 के पास क्या है लोन पेयर नहीं है, तो क्या होगा देखो इस NH3 के पास क्या है इलेक्ट्रॉन युग्म है, इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है। तो देखो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता, और दूसरा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन युग्म देता है वो तो क्या कहलाता है क्षार कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है अम्ल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्षार या इसको बोलते हैं लुईस क्षार, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाता है लुईस अम्ल। तो यहाँ ये NH3 इसको इलेक्ट्रॉन युग्म देगा
तो ये तो क्या है, लुईस क्षार किस श्रेणी में आएगा, लुईस क्षार की श्रेणी में आएगा। ये क्या कर रहा है, ये इसके इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है, तो ये क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। क्या कहलाता है, लुईस अम्ल। तो बन क्या जाएगा, देखो ये N, इसके ये तीनों हाइड्रोजन और ये BH3। तो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही क्या कहलाता है, अम्ल कहलाता है। तो इस अवधारणा के अनुसार जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ में अगर लोन पेयर उपस्थित है, इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में, तो वो सारे के सारे किसकी भांति कार्य कर सकते हैं, लुईस क्षार की भांति कार्य कर सकते हैं। जैसे H2, RNH2, R2NH, R3N। तो इन सब में देखो ये क्या है, लोन पेयर्स हैं, और जिनके पास लोन पेयर होते हैं वो लुईस क्षार की भांति कार्य कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन युग्म वे ही पदार्थ ग्रहण कर सकते हैं जिनका अष्टक अकम्प्लीट होता है। तो जैसे BF3, AlCl3, ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों को ग्रहण कर सकते हैं, और जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही अम्ल कहलाते हैं। तो ये लुईस अम्ल है और ये लुईस क्षार है। तो ये थी अपनी अम्ल क्षार की विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं। अब अपन बात करते हैं, देखिए लवण पढ़ने से पहले पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में। पीएच स्केल देखिए, जिस प्रकार तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से अम्ल और क्षार की सामर्थ्य मापने के लिए एक स्केल विकसित की गई, और वो स्केल क्या कहलाती है, पीएच स्केल। क्या कहलाती है, पीएच स्केल। इस पीएच की अवधारणा है वो वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, याद रखना, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। पीएच की अवधारणा वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, वैज्ञानिक सोरेनसन द्वारा। इस पीएच स्केल में ये जो पीएच शब्द है, इसमें ये जो P है, ये P एक जर्मन शब्द से लिया गया है, पुशांस, पोटेंज, जिसका अर्थ होता है शक्ति या सामर्थ्य। ये जो P है वो एक जर्मन शब्द पोटेंज या पुशांस होता है, उसका अर्थ क्या होता है, शक्ति या सामर्थ्य, और H लिया गया है हाइड्रोजन आयन से। किससे लिया गया है, हाइड्रोजन आयन से। तो हाइड्रोजन आयन की सामर्थ्य ही क्या कहलाती है, पीएच कहलाती है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, हाइड्रोजन आयनों की सामर्थ्य, शक्ति या पावर जो होती है वो क्या होती है, पीएच। वास्तव में पीएच क्या होती है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है, पीएच कहलाता है। तो पीएच बराबर क्या लिख सकते हो, पीएच बराबर माइनस log H+ आयनों की सांद्रता। देखो ये बड़ा कोष्टक लगाया है, ये बड़ा कोष्टक इनकी सांद्रता को व्यक्त करता है। तो पीएच बराबर क्या आ गया अपने पास, माइनस log H+। ठीक है, ये जो प्रोटॉन है, इस प्रोटॉन का आकार होता है छोटा, H+ आयन का, इसलिए ये हमेशा किसके साथ रहता है, जल के अणुओं के साथ जुड़कर H3O के रूप में रहता है। इसका आकार छोटा होने के कारण ये जल के साथ जुड़कर किसका निर्माण कर देता है, H3O+ का निर्माण कर देता है। तो देखिए ये H3O+ के रूप में रहेगा, तो pH को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, pH बराबर माइनस log H3O+ आयन की सांद्रता। तो ये आ गया अपना pH बराबर माइनस log H3O+। अब देखिए pH स्केल, तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का जो माप है वो क्या कहलाता है, pH स्केल कहलाता है। इस pH स्केल में देखो 0 से 14 तक डिजिट होते हैं। कितने डिजिट होती हैं, 0 से 14 तक, और ये बीच में क्या होता है, 7। देखिए इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं अपन।
ये ऊपर वाला क्षेत्र है, ये व्यक्त करता है H प्लस आयनों की सांद्रता को और ये व्यक्त करता है OH माइनस आयनों की सांद्रता को। देखिए यहाँ pH का मान यदि 0 है तो यहाँ पर देखो सारे के सारे जो आयन है वो क्या है, H प्लस आयन है। तो यहाँ pH का मान 0, इसका मतलब वो सबसे प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। pH का मान 0 है, इसका मतलब वो क्या है, प्रबल अम्ल है। अब जैसे जैसे हम किस तरह बढ़ेंगे, देखिए pH का मान बढ़ता रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आ जाएगा। तो वैसे वैसे क्या है, देखो ये नीचे वाला क्षेत्र है वो किसको व्यक्त कर रहा है, OH माइनस आयनों की सांद्रता को व्यक्त कर रहा है। तो ये OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ रही है और यहाँ आते आते देखो H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता क्या है, बराबर है। जितने H प्लस आयन है उतने OH माइनस आयन है। तो यहाँ क्या होगा, विलयन उदासीन होगा। pH का मान 7 किसको इंगित करता है, उदासीनता को व्यक्त करता है, विलयन की उदासीनता होती है। फिर देखो जैसे ही हम 7 से आगे की तरफ बढ़ेंगे OH माइनस आयन ज्यादा हो जाएंगे, विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय। तो देखो इस तरफ का विलयन कैसा होता है, अम्लीय, और इस तरफ चलने पर क्या होता है, विलयन क्षारीय होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए यदि pH बराबर क्या हो, pH का मान 7 से कम, pH का मान क्या हो, 7 से कम, तो विलयन कैसा होगा, विलयन होगा अम्लीय। pH का मान यदि 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय। यदि pH का मान 7 से अधिक हो तो विलयन क्या होगा, विलयन क्षारीय होगा। और यदि pH का मान कितना हो, 7 हो, तो विलयन क्या होगा, उदासीन। इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं pH वैल्यू के आधार पर, pH मान के आधार पर कि विलयन कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। जैसे आपको दे दिया pH बराबर 5 और पूछ लिया कि विलयन की प्रकृति क्या होगी, तो क्या होगी विलयन की प्रकृति, विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। क्यों, क्योंकि pH का मान क्या है, 5, pH का मान कितना है, 5। यदि क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया गए pH बराबर 8, pH का मान कितना है किसी विलयन के लिए, 8, तो विलयन की प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय होगी। कैसी होगी, क्षारीय होगी। ठीक है, तो ये होगी अपनी pH स्केल। धन्यवाद।